हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करेक्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वॉइस को मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है इसके बारे में देखा, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में लिखते समय या बोलते समय हम उस सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं इस बारे में चर्चा किया। आज वाली वीडियो में भी यही करेंगे। पहले तो रूल देखेंगे कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म चेंज नहीं होता, इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसकी कैसे जरूरत पड़ती है, मतलब ट्रांसलेशन पर्पज से इसको देखिए कि हम इस सेंटेंस को किस तरह से यूज करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट अगर एक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट की प्रधानता होगी। पैसिव फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रधानता को शो करना चाहते हैं। कई बार हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं या कई बार हमें इस तरह से बताना पड़ता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, हम वो जाहिर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रधानता लिए हुए है, उस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट की चर्चा ही नहीं करते, मतलब जो एक्शन वर्ड है उसको करने वाला कौन है वो हमारे लिए इतना ही अनइम्पोर्टेंट होता है कि उसकी चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन जिसपे काम हो रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको हमको एक्सप्रेस करना है, इंग्लिश में लिखना है, तो उसके लिए हम वॉइस यूज करते हैं। मतलब उसके पैसिव फॉर्म में जब वॉइस कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रधानता वाला ये रहेगा तब वो पैसिव फॉर्म में होगा। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और वो ऑब्जेक्ट की प्रधानता लिए हुए है तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, उसके बारे में ये ही आज का वीडियो डेडिकेटेड है। तो देखिए, हमारे पास अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था तो क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस वाले वीडियोस में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वीडियो है उसको जरूर देख लें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनफैक्ट आपको वॉइस तब समझ में आएगी जब टेंस का क्लैरिटी हो। टेंस अगर समझ में नहीं आ रहा तो वॉइस भी समझ में नहीं आएगा, श्योर है। आपको लगेगा जैसे एडवांस लेवल जैसा मालूम पड़ेगा, लेकिन है बेसिक लेवल का ही है, बट इसकी रिक्वायरमेंट है टेंस। तो पहले आप टेंस को जरूर समझ लें। अब जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट इज एमआर प्लस V1 ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता है ना, इसीलिए एक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्ट की प्रधानता का मतलब है जो मेन वर्ब है उससे पहले कौन आया है, उससे पहले अगर सब्जेक्ट आया है इसका मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है। तो जितने भी हमने टेंस पढ़ा वो सारे टेंसेस में जो एग्जांपल लिए गए या जो भी समझाने के लिए जो हमने सेंटेंस का यूज किया उसमें सारे सब्जेक्ट की पहले सब्जेक्ट की प्रधानता थी। इसी वजह से मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा गया और स्ट्रक्चर जब लिखा तो सब्जेक्ट से स्टार्ट किया। इसका मतलब सारे के सारे सेंटेंसेस क्या थे, एक्टिव फॉर्म में थे। अब हम उसको पैसिव फॉर्म में बनाने का रूल पढ़ रहे हैं, नहीं? तो अब क्या है रूल? अब देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, क्योंकि ये मेन वर्ब है यहाँ पे, है ना, ये वी मेन वर्ब है जिससे एक्शन का पता चलता है। ये वर्ब यहाँ पर V1 फॉर्म में और यही वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है। अब ये है और उससे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ये तो बेसिक फॉर्म में हमको पढ़ना है। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो अपना फॉर्म बदलेगा, अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया बट अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। उसके बाद इज MR में से जो भी लगना है उसमें से लगा देंगे और उसके बाद बीइंग लगाना है। बीइंग क्यों गौर करेंगे, यहाँ पे V1 ING है ना, तो इस ING की वजह से बीइंग आया हुआ है। ये बात को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ING है तो ING को पैसिव फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पे बीइंग आया। फिर ये जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, यहाँ पर V1 ING है तो यहाँ पर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद बाय और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मतलब इस सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया, इसीलिए वो अपना फॉर्म बदलेगा, वो अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये जो लिख रहे हैं ना, जैसे आई सब्जेक्ट के जगह पे रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो आई रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो वही आई मी में बदल गया। मी अगर सब्जेक्ट के जगह में जाएगा तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो बदल लेगा आई। इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब आई का मी अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो, और सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो मी की जगह पे आई। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का कुछ चेंजेस है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में हम ना सब्जेक्ट लगाते ही नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा ही नहीं।
मतलब हमारे लिए ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट को ही दिखाना है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मतलब हम चाहते ही नहीं कि सब्जेक्ट वहां पे लिखा जाए। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बाय और सब्जेक्ट है ना, ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब सेंटेंस यहीं तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना है वो नहीं आएगा। मतलब ये बाय आया ही इसीलिए है ताकि सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा जा सके। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट ही नहीं लिख रहे तो इसका क्या मतलब है? बाय की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए कहता हूँ, इन सारे सेंटेंस में आप देखेंगे बाय नहीं लगा हुआ है। गर्ल्स आर बीइंग टॉट यहाँ पे नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का मेंशन नहीं है। तो इसी तरह यदि सेंटेंस में कुछ ऐसा आ जाए इसमें सब्जेक्ट की कोई मेंशन नहीं है, तो फिर अब बाय के बाद जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं उसकी जरूरत नहीं। मतलब बाय की भी जरूरत नहीं और उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो क्या होगा? एक्टिव फॉर्म में क्या था? हमने टेंस में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट वाज देयर प्लस V1 ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर उसको पैसिव बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके आएंगे मैंने सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो अपना सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और इसके हिसाब से यहाँ पर जो आया उसके हिसाब से वॉज या वर लगेगा। मैंने सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, उसके बाद बीइंग। पहले बताया V1 ING यहाँ पर है तो यहाँ भी V1 ING है, तो इस ING की वजह से बीइंग लगेगा। और ये जो मेक वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बाय लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को प्लेस करना है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यहाँ की भी कहानी, अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्लेस नहीं करने की जरूरत है तो फिर बाय लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले बताया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं होता ना। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को जब हम परफेक्ट में बनाते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में इसका यूज ही नहीं होता। मतलब पैसिव फॉर्म में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ही नहीं होता। आपको बता दूं, टोटल 4 टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों का ही नहीं बनता, मतलब पैसिव फॉर्म नहीं होता। और साथ ही साथ फ्यूचर का एक और टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो टोटल कितने टेंस हो गए जिनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता? 4। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये सेकंड नंबर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 का वॉइस चेंज नहीं होता, मतलब एक्टिव ही रहता है। एक्टिव से पैसिव में हम इसका यूज नहीं करते। हम यदि जरूरत पड़े तो हम एक्टिव में ही इसका यूज करते हैं। ऐसा क्यों? किया तो जा सकता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टिंग सा हो जाता है, इसीलिए इसका यूज ही नहीं किया। राइट? अब रूल क्या है? जो इंग्लिश में यूज है वही रूल है, नहीं यूज है तो बस नहीं है। इसीलिए इसका अब बोलेंगे क्यों नहीं है? नहीं है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रूल है उसी को सीख रहे हैं। राइट? अब उसमें नहीं है तो हमारे लिए भी वो नहीं है, ये समझना है आपको। ओके, अब उदाहरण के तौर पे देखिए, ऐसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं आई एम ईटिंग अ मैंगो। देखेंगे आई एम ईटिंग अ मैंगो, है ना? आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये आई सब्जेक्ट की जगह पे, एम यहाँ पर आ गया, ईटिंग ये वाला पार्ट है और ऑब्जेक्ट ये अ मैंगो है। मतलब मैं आम खा रहा हूं। यहाँ पर मैं ईटिंग से पहले आया ना, ईटिंग से पहले आया, इसका मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसीलिए एक्टिव वॉइस है ये। लेकिन अगर इसको आप बनाएंगे ऐसे, मैं आम खा रहा हूं को हिंदी में बनाते, ये बताते हुए कि आम का इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, तो क्या लिखेंगे? आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। आम को इंपॉर्टेंस देना है तो इसलिए सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले उसको आम को लिखना पड़ेगा। तो हो गया ना? अब मैंगो पहले का मतलब सबसे पहले, ये बात भी ध्यान देंगे। अब बोलेंगे अभी तो आपने कहा आम मेरे द्वारा, तो मैं हिंदी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। जो भी हमारे रूल चल रही है वो इंग्लिश के प्रोटेक्ट में चल रहा है। इंग्लिश का प्लेसमेंट और हिंदी के प्लेसमेंट में फर्क है। हिंदी के प्लेसमेंट में वर्ब से पहले ही दोनों आ जाता है, कई बार जनरली आता है। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। और अगर सब्जेक्ट की प्रधानता है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले आएगा, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए जो भी हम रूल की बात कर रहे हैं, रूल की सेंस से बात करेंगे, तो डिफॉल्टली आप ये समझना है आपको कि ये इंग्लिश के प्रोटेक्ट में है, हिंदी के प्रोटेक्ट में नहीं है। बस हिंदी का हम यूज कर रहे हैं समझने के लिए कि ताकि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ओके, इसलिए कंफ्यूजन नहीं पालना है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अब जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, अब इसको पैसिव बनाते हैं तो क्या करना है? ये मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अ मैंगो को यहाँ पे आप सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे। अ मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पर अ मैंगो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। अब मैंगो का सब्जेक्टिव फॉर्म अब मैंगो ही रहेगा। अब देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ प्रोनाउन का चेंज होता है, जैसे आई, वी, ही, शी, दे का चेंज होगा, यू, इट,
या कोई नाम है या इसके अलावा इन प्रोनाउंस के अलावा कुछ भी है उसका चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद इज एम आर है, तो अ मैंगो सिंगुलर फॉर्म में है तो इज लगा। अ मैंगो इज एम आर में से कोई एक मतलब इज लगा। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग लगा। मेन वर्ड यहाँ पर क्या था? ईटिंग। ईट के बाद आएंगी, ईट था तो ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। अब देखेंगे ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, तो यहाँ पे ईटन लगा दिया। और उनको आई यानी सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो उनको बाई लगाना पड़ेगा। और आई चूंकि सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो अपना ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आई का बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी, तो ये आई जब यहाँ पे आएगा तो बदल जाएगा मी में। तो क्या हो गया? A mango is being eaten by me। हिंदी में आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। अब यही चीज अगर पास्ट में होता है, जैसे देखिए I was eating a mango, I was eating a mango। सिंपल, a mango को यहां पे रख दिया है ना। a mango was सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए a mango के साथ was लगेगा। a mango was being eaten by me, क्यों मी? क्योंकि I अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो a mango was being eaten by me, सिंपल है। और इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। She is speaking English, she is speaking English एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो ये इंग्लिश है ना अपने सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इंग्लिश का सब्जेक्टिव फॉर्म से इंग्लिश ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश यहाँ पे जैसे आ गया इंग्लिश, इसमें से एक तो इंग्लिश के साथ इज लगना है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हर, देखिए लिखा हुआ है ना, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हर, मतलब इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा रही है। और यही पास्ट में हुआ तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश है ना, शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश। चेंज करना है तो यहाँ पर इंग्लिश इस जगह पे आ जाएगा अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय हर, क्यों? क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। शी को अपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाया, इसीलिए देखिए यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, शी का हर, इसीलिए यहाँ पर शी की जगह पे जब सी को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाया तो हर आ गया। सिंपल है। अब क्वेश्चन है ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका कैसे यूज करते हैं। ये तो रूल था कि अगर आपके पास एक्टिव सेंटेंस दे दिया, मान लेते ये दे दिया और बोला कि इसका पैसिव फॉर्म में लिखो, तो आप इस रूल के आधार पे लगा देंगे। लेकिन क्या एक बार क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो हमको एक्टिव वॉइस दिया नहीं रहता बल्कि हमको ही पैसिव फॉर्म में लगाना है। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले पता करोगे जो सेंटेंस यूज हो रहा है उसका टेंस क्या है। तो टेंस जैसे पता चल जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर पता चल गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से एज पर द रूल आप बिठा दीजिए। जैसे यहाँ पर है लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, जरा हिसाब देख सोचिए, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, कोई तो पढ़ा रहा होगा ना, बट यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस सेंटेंस में शो नहीं करना, बस ये इंपॉर्टेंस करना है कि जिसको पढ़ाया जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है? लड़कियां। तो लड़कियां इंपॉर्टेंस है, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, मतलब इसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। अब पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एज पर दिस स्ट्रक्चर आप लगा दीजिए। जैसे लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा देखेंगे, द गर्ल्स या फिर द गर्ल्स या गर्ल्स। अब ये द क्यों नहीं, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आपको इसमें फोकस करना है। लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, आर बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, देखेंगे यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म, मतलब का थर्ड फॉर्म टॉट, तो गर्ल्स आर बीइंग टॉट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कौन पढ़ा रहा है वो नहीं है, तो बाय और सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया देखिए, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, गर्ल्स आर बीइंग टॉट। सिंपल। किताबों को यहाँ छापा जा रहा है, किताबों को यहाँ छापा जा रहा है, तो गौर करेंगे द बुक्स, या सिंपल बुक्स प्लूरल फॉर्म है तो आर बीइंग, अब छापना तो क्या होता है प्रिंट, नहीं, तो बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड, यहां तो हेयर लगा देंगे लास्ट में। अब जैसे देखिए किताबों को यहां छापा जा रहा है, बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड हेयर। पेड़ों को काटा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पेड़ों मतलब ट्रीज आर बीइंग कट, कट का थर्ड फॉर्म मतलब कट कट कट, CUT V1 CUT V2 CUT थर्ड फॉर्म, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही रहेगा। तो क्या हो गया, ट्रीज आर बीइंग कट, किसने काटा ऐसा कुछ दिया नहीं है, कौन काट रहा है ऐसा कुछ है नहीं, तो लिखना ही नहीं है। तो क्या हो गया, पेड़ों को काटा जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग कट। मकान बनाए जा रहे हैं तो मकान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग्स प्लूरल फॉर्म है तो आर, बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड हियर, जो लास्ट में लगा देंगे हियर, मकान बनाए जा रहे हैं, अच्छा यहाँ है ही नहीं तो है भी लगाने की जरूरत ही नहीं, मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब जैसे देखते हैं इसी को पास में, पास्ट परफेक्ट में, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था, ऑब्जेक्ट लड़कियां, गर्ल्स वर बीइंग टॉट बाय, की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कौन पढ़ा रहा है इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। किताबों को यहाँ छापा जा रहा था, बुक्स वेयर बीइंग प्रिंटेड, है ना, बुक्स वेयर बीइंग प्रिंटेड, यहाँ लगा हुआ है इसके लिए आप हेयर लगा देंगे, बुक्स वेयर बीइंग प्रिंटेड है। नेक्स्ट है, पेड़ों को काटा जा रहा था, ट्रीज वेयर बीइंग कट, देखिए पेड़ों को काटा जा रहा था, ट्रीज वेयर बीइंग कट। नेक्स्ट, मकान बनाए जा रहे थे, बिल्डिंग्स वेयर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो मकान बनाए जा रहे थे, बिल्डिंग्स वेयर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वेरी सिंपल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का चेंज ही नहीं होता है तो टेंशन ही नहीं लेना है। तो क्या देखा कि वॉइस बहुत इजी है, टेंस आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद उसका रोल देखना है, एक सब सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अपने आप सोच के भी सेंटेंस लिखकर उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं, हम उसके हिसाब से आपको जवाब देंगे। तो क्या देखा कि वॉइस का ऐसे फॉर्म होता है चेंज, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम यूज करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट की प्रधानता दिखानी होती है, तो डायरेक्टली सेंटेंस यूज करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि पहले तो वॉइस कैसे चेंज होता है उसको समझे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली हमारे पास सेंटेंस कैसे होते हैं जिसको हम यूज करना है, जिसको हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, वो भी देखा। इसीलिए ये सारा पर्पस इसलिए कहा करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। भले हम वॉइस पर रहे लेकिन पर्पस हमारा यहाँ पर है करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश कैसे करें, मतलब इंग्लिश में शब्दों को कैसे लिखे, वाक्यों को कैसे लिखे, अपने चीजों अपने को कैसे एक्सप्रेस करें। तो फंडामेंटली बेसिक लेवल्स के हैं, ये सारी चीजों को लर्न करते जाइए, जैसे एडवांस लेवल का आएगी तो इसी चैनल का और भी और भी वीडियोस की सीरीज है, वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, मतलब जिनको ये सब ऑलरेडी आता है वही उसका प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे, तो उनको जाके देख सकते हैं। कंप्लीट पैकेज आपको सारी चीजें धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी इस चैनल के माध्यम से।